पॉइजन, पॉइजन मीन जहर, और ट्री ऐसा ट्री जो कि पॉइजन क्रिएट करता है. So let's see, you can see picture over here. I have used one picture. In this picture, you see that there is one lady. She's trying to eat something. She's considering it's a beautiful tree. Since it's a beautiful tree and it is having beautiful fruit, sweet fruit, I should eat. So as she eats, she is lying dead. So how she is dead? Because she's considering a beautiful apple tree, but apple tree is not apple tree. Apple tree is taking us to the Adam and Eve. He has used biblical allusions. इस पोएम के अंदर उसने बिब्लिकल अलूजन यूज किया है कि उस वक्त जब एडम और ईव को क्रिएट किया गया, तो एडम को पता था, गॉड ने अपने एंजल के जरिए इन्फॉर्म कर दिया था कि यहाँ पे कोई सैटर्न है, वो आपको बहका सकता है. He was quite informed, well informed, and he also discusses with Eve that there will be Satan and he can deceive you. So it's better for you. You should stay with me. But according to the biblical story, Eve said that I want to work alone. Let me work alone. वो कहती है कि मैंने अलोन वर्क करना है. पहले वो उसके ख्वाब में आता है, फिर उसको सड्यूस करता है कि अगर तुम इमॉर्टल और हमेशा रहना चाहती हो जन्नत में, तो ये सेब खा लो. वो एप्पल ट्री को, उस ट्री को खा लेती है, और उसके बाद चूंकि वो एडम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, उसे अब जन्नत से जाना पड़ना था, तो एडम ने, कहते हैं बिब्लिकल स्टोरी कहती है कि उसकी मोहब्बत में खा लिया. तो अगर आप इसे देखें तो ये हमें वो अलूजन की तरफ ले जाता है. ये भी आप बता सकते हैं इट इज अ बिब्लिकल अलूजन. इसके अंदर अलूजन यूज हुआ है, इसके अंदर मेटाफर यूज हुए हैं, इसके अंदर सिम्बलीज यूज हुई हैं. ये सारी चीजें हम देखेंगे. पोएट हमारा यूज करता है एनाफोरा, वो यूज करता है एलिट्रेशन, वो यूज करता है एसोनेंस, वो यूज करता है ना, उसके बाद अलूजन्स, और वो यूज करता है पर्सोनिफिकेशन. सिम्बलीज और मेटाफर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है. सो लेट्स सी, यहां तक क्लियर है? यस सर. ओके. आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड. मैं अपने दोस्त के साथ एंग्री था, नाराज था. मतलब हम दोनों फ्रेंड हैं, मैं आपसे नाराज हूं, और मैंने, आप जो भी था, मुझे गुस्सा, मिसाल के तौर पर मैंने आपके साथ कुछ अच्छा किया, आपने कुछ अनकॉन्शियसली कुछ बुरा कर दिया, आपको पता नहीं, लेकिन अनकॉन्शियसली मैं हर्ट हो, मुझे गुस्सा आया. मैंने इकरा को सब कुछ बताया कि भाई ये जो मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे साथ अच्छा नहीं किया. अब अगर मैं आपको सब कुछ एक्सप्रेस कर देता हूं, और दूसरी मेरे पास ये भी एक ऑप्शन है कि मैं अपने मन में रखूं, और जब आपको कहीं जरूरत पड़े तो आपको नुकसान पहुंचा दूं. ये होता है जो पर्सनल रंजिश रखते हैं, ग्रज उसको पालते रहते हैं, हेट्रेड, और उसको वाटर देते हैं, उसको ग्रो करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, और फिर वो तनावर दरख्त बन जाता है. और ये नफरत बड़ी खतरनाक होती है. इससे, ये पहले दुश्मनी इस तरह होती थी. उस वक्त इतने लोग कॉन्शियस तो नहीं थे, जब पहले लोग जंगे लड़ते थे, तो इन्हीं बातों से लड़ते थे. किसी ने क्या किया कि किसी के जानवर को मार दिया, उसी के ऊपर रंजिश बनी, गुस्सा आया, उन्होंने उनका मार दिया. मतलब एक्सप्रेस नहीं किया, यार हमसे गलती हो गई, चलो यार माफ कर दो. लड़ाई जो है वो कंसेंसस हो गई. लोग इतने सिविलाइज्ड नहीं थे पहले, लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ते थे. अगर आप अरबिक कल्चर को देखें, तो अरबिक कल्चर के अंदर हमें पता चलता है कि वो घोड़ों पे लड़ते थे. इसका घोड़ा मुझसे आगे क्यों गुजर गया, उसका ऊंट मुझसे अच्छा क्यों है, उसकी बकरियां क्यों ज्यादा है, वो ज्यादा रिस्पेक्टेड क्यों है, वो मुझसे छोटा है, वो आगे क्यों चला गया. इन चीजों पे लड़ते थे. अबू जहल को पता था कि ये सच्चा नबी है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही इज अ ट्रू प्रॉफिट. लेकिन वो क्या कहता था, यार मैं अपने भतीजे का कलमा पढ़ूं, तो ये कैसे हो सकता है. तो बाज़ औक़ात ये चीजें जो थी उनके अंदर, ईगो जो थी, पर्सनल ईगो, उनको आगे पीछे नहीं जाने देती थी. आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई रैथ. रैथ क्या होता है? गुस्सा. मैंने सारा रैथ जो था, अपना सारा गुस्सा, माई रैथ डिड एंड, मैंने सारा गुस्सा उसे बता दिया कि भाई तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और मुझे इस पे गुस्सा है, आइंदा ऐसा ना करना, और मैं इसको अच्छा नहीं समझ. चलें जी, आपने आगे से कह दिया सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा, ठीक है जी, गुस्सा एंड हो गया. अगर मैं उसे दबाता रहता तो वो एक तनावर दरख्त बन जाता, और फिर उसके ऊपर फ्रूट लगता. फिर आप कहीं
मेरा बस चलता, मैं आपका नुकसान कर देता। नुकसान कैसे करता? मतलब इसी तरह के, आप किसी को मैं बताता वो फलां जो है ना, वो बंदा ठीक नहीं है, ये भी नुकसान ही हो गया ना। तीन तरह के दोस्त लोग Yes, होते हैं sir. मोस्टली। एक बंदा है, ये दरख्त है, उस इस दरख्त से वो फायदा लेता है और फिर जाता जाता उसे पानी वगैरह दे जाता है, बहुत अच्छा, मुझे इससे फायदा हुआ। दूसरा फायदा लेता है, लेकिन वो क्या करता है कि आराम से उठ के चला जाता है, कुछ भी नहीं करता, ना पानी देता है, ना उसकी कांट छांट करता है, ना उसके बारे में किसी को बताता है। मतलब नीदर गुड नॉर बैड, ये भी किसी हद तक टॉलरेबल है। तीसरा बंदा फिर आया उसी दरख्त के नीचे, फायदा लिया, फ्रूट भी खा गया, सब कुछ कर गया, और साथ साथ इसको काट भी गया, ये सारा कुछ काट गया। अब कैसा इंसान बनना चाहिए इंसान को? अगर किसी से फायदा लिया तो ऐसा इंसान, पहले जैसा अच्छा है, उसे पानी भी बेनिफिट दे, मिलना चाहिए. पानी भी दे के गया, उसका अच्छा भी कह गया, चार पांच बंदों को भी बता के गया आगे कि यार मैं फलां जगह पे एक दरख्त है, क्या मीठा फल है उसका, क्या लोगों को नॉलेज दे रहा है, क्या लोगों को गाइड कर रहा है, यार उसके पास जाना, यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो शख्स बहुत अच्छा है। फायदा लिया, उसके बाद आगे गए, चार पांच बंदों से चुगलियां की, बैक बाइटिंग, ओ यार ये अच्छा नहीं है बंदा, इंसान ठीक नहीं, नो उसके पास। ऐसे लोग किसी का भला नहीं कर सकते। सो ट्राई टू बी सिंपैथेटिक। Today I would like to guide you one thing. If you want to be sympathetic with other, you want that I should be sympathetic with other. Find gap between perception and reality. Reality is always beyond your perception. एक ही जगह पे गुजरे 10 बंदे गुजर रहे हैं और एक ही जगह को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, और उनका एक्सपीरियंस उन्हें डिफरेंट उसका टेस्ट दे रहा है। जगह वैसी है, लेकिन उनके जो इंटरप्रिटेशन है वो हर बंदे की डिफरेंट है। इसका मतलब है रियलिटी वहां पे ही है जो सामने है, लेकिन मेरी इधर से परसेप्शन कुछ और है। सो ऑलवेज फाइंड गैप बिटवीन परसेप्शन एंड रियलिटी। परसेप्शन एंड रियलिटी में डिफरेंस है, क्योंकि परसेप्शन 5 सेंसेस की मुख्ताज है, हर बंदे की डिफरेंट है। जब आप ये जान जाओगे कि मेरा ओपिनियन और उसका ओपिनियन जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ही डिफरेंट है, बाकी वो चीज वैसी है। So whenever you find the gap between perception and reality, then you started sympathizing with other. You show empathy, you show love, you show goodness. You can love other, you can spread love. Otherwise, you will say he's a villain and I am a hero. So whenever you playing villain or hero game, then you can never ever be sympathetic. फिर तो आप सिंपैथेटिक नहीं हो सकते, ना एम्पैथी किसी के साथ शो कर सकते हैं, क्यों? जब आप विलन और हीरो का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, भाई मैं हीरो हूं, ये विलन। But whenever you know the gap between perception and reality, then you start realizing you have to be conscious about your thought, that my thought or mere thought, it's a my way. Friedrich Nietzsche said, there is no good or bad way. There is my way and there is your way and my way. There is nothing good or bad. There is your way and my way. Your way of living may be different from my way of living. बड़ी जबरदस्त बात की है फ्रेडरिक नीचे ने। I told my wrath and my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. मैं अपने दुश्मन के साथ नाराज हुआ और मैंने उसे नहीं बताया। उसको वाटर देता रहा, उसे फ्लो करता रहा, उसे मजीद हवा दी, और वो क्या खतरनाक तनावर दरख्त बना दिया। I told it not, मैंने उसे नहीं बताया, my wrath did grow, और मेरा गुस्सा बढ़ता गया। यहां तक समझ आ गई? आप राइमिंग स्कीम इसकी साथ ही फाइंड कर लेते हैं। हाँ जी, पहली तो बात यह है, फ्रेंड ए बी बी, राइमिंग स्कीम होगी। अब ऐसा करते हैं कि इसके अंदर Yes, कुछ sir. फाइंड करते हैं, कोई अलूजन वगैरह, कुछ चीज की रेपिटेशन है। मैंने कहा था जब कोई वर्ड बार बार रिपीट हो उसे क्या कहते हैं? एनाफोरा। Allu- एनाफोरा का मतलब होता है कि कोई वर्ड Anaphora. बार बार रिपीट हो रहा है, उसे हम कहते हैं एनाफोरा। कैटाफोरिक भी होता है, एनाफोरिक भी होता है। एनाफोरिक का मतलब होता है कि एक रेफरेंस या कोई बात बार बार कोई वर्ड रिपीट हो रहा है। सो आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई wrath, my wrath did end. I was angry with my foe, I told it not, my wrath did grow. ठीक है, ये एक स्टैंजा हो गया। इसके अंदर हमने फाइंड कर लिया
कि इसके अंदर कुछ इमेजेस भी यूज हुई हैं, रैथ है जैसे एंग्री, और ये सारी चीजें सिंबॉलिक उसने इस्तेमाल की है, सिंबॉलिक स्टोरी है। एंड आई वाटर इट विद फियर, आई वाटर इट इन फियर। और मैंने अपनी नफरत को क्या किया, फिर जो मेरा रैथ था उसको मैंने वाटर दिया, उसे और बढ़ाया, सोचता रहा, बार बार उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट किया, सोचा, और उसको बढ़ा के तनावर दरख्त बना दिया। जब भी आप किसी से नफरत करते हैं वो एक दम नहीं होती, उसको आपने एक थॉट लेकर आए यहाँ पे, then you started thinking it again and again. You contemplate, you invest your energy, you invest your emotions, and you kept on thinking. And when you kept on thinking twice, thrice, and even 1 month, 2 months, and you kept on thinking, what happens? No, you have watered it in fear, in hatred, in wrath, in angers, and ultimately it has grown, a very strong kind of tree, और ये एक स्ट्रॉन्ग ट्री बन गया। नाइट मॉर्निंग विद माई टीयर्स, और मैं डे नाइट उसके ऊपर रोता भी रहा, टीयर के साथ भी मैंने उसको बढ़ाया। एंड आई सन्ड इट विद स्माइल, और मैंने उसके डिसीटफुल स्माइल भी की। बाद बात वो मिला तो मैंने उसे कहा हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक, लेकिन साथ साथ उसके साथ नाराज भी रहा दिल से, और उसे स्माइल के साथ उसे बेवकूफ बनाता रहा। एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स, और इसके साथ मैंने डिसीटफुल वाइल्स, धोखा भी दिया, जैसे सैटन धोखा देता है, शैतानी मेथड के जरिए भी कहता है, मैंने उसको धोखा दिया। फिर क्या बना उसका, जरा अंजाम देखें क्या निकलता है, ऐसी चीजों का अंजाम क्या निकलता है फिर। एंड इट ग्रो बोथ डे एंड नाइट, इट ग्रो बोथ डे एंड नाइट। और क्योंकि मैं उसके ऊपर यानी कॉन्टेम्पलेट कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, ब्रूडिंग कर रहा हूँ, उसको हवा दे रहा हूँ, वाटर दे रहा हूँ, और वो बढ़ता हुआ ग्रू डे नाइट, वो दिन रात बढ़ा। टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, उसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत एप्पल लगा, यानी एप्पल का दरख्त था, उसे एप्पल लगा। एप्पल मीन ये एक सिंबॉलिक है, इसे हम क्या कहेंगे, सिंबॉलिक। ये एक सिंबॉलिक, उसने यहाँ पे सिंबल यूज किए, सिम्बली, क्या उसे कहते हैं, इमेजेस। एंड माई फू बिहेल्ड इट शाइन, और उसने बड़ा उसे वो चमकने लगा मेरे दुश्मन के सामने। एंड ही न्यू दैट इट वॉज माइन, और उसे ये भी पता था ये मेरा है, यानी ये जो ट्री है, इसके ऊपर जो एप्पल लगा हुआ है, ये मेरा है। उसने कहा कि मैं, अब यहाँ पे आयरनी है, इस लास्ट में आयरनी है। आयरनी का मतलब आप बता सकते क्या होता है? एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के दरमियान जो डिफरेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आयरनी। मतलब वो उसे सोच रहा है कि मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगा, लेकिन उसको अल्टीमेटली रिवर्सली उसका ही नुकसान होगा, नुकसान उसका होगा, यानी वो रिवर्स ऑर्डर में चलता है। मैं ये समझ रहा हूं कि मैं इकरा का नुकसान करूंगा, बहुत ज्यादा नुकसान करूंगा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो सम हो मेरा नुकसान हो गया। बात लोग किसी को मारने जाते हैं, वो खुद ही मर जाते हैं। इंटेंशन, पिस्टल लिया, मारने के लिए गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, खुद मर गया, वो बिल्कुल ठीक। किसी को मारने, किसी को जॉब से आप फारग करना चाहते हैं, यार मैं इसकी रोजी छीन लूंगा, आप उससे पहले आपकी जॉब छीनी जाए। मैंने बहुत सारे ऐसे वाकयात अपनी आंखों से देखे, खुद मैंने फेस किए, कि पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट वी विल स्नैच हिज लिवलीहुड because we are the owner of the livelihood, and what we'll do, we'll snatch his livelihood. How we are going to snatch? We just remove his from service. हम इसको सर्विस से रिमूव कर देंगे, इसकी रोजी छीन लेंगे, पता चला कि उसकी अपनी छीनी गई। इट्स आयरनी ऑफ सिचुएशन। आयरनी भी दो तरह की होती है, एक ड्रामेटिक आयरनी होती है, सिचुएशनल आयरनी होती है। ड्रामेटिक आयरनी में ये होता है कि ऑडियंस को पता होता है जो कुछ चल रहा है सामने, लेकिन जो उसे परफॉर्म कर रहा होता है उसे पता नहीं होता। इडिपस रेक्स के अंदर ड्रामेटिक आयरनी यूज हुई है, मतलब ऑडियंस जो देख रहे हैं उसे पता है कि ये इसकी अपनी माँ से शादी की हुई, बच्चे पैदा किए, लेकिन वो बेचारा कहता है कि उसे पता नहीं होता। एंड इन टू माई गार्डन स्टोल, और उसने मेरे गार्डन से उसे स्टॉल किया, चुराया। एंड वेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल, जब नाइट मतलब छा गई, नाइट छा गई यानी शाम हो गई,
इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, और जैसे ही मैं सुबह उठा और मैंने देखा, बड़ा खुश हुआ मैं। माई फो आउटस्ट्रेच्ड, माई फो आउटस्ट्रेच्ड, आउटस्ट्रेच्ड ढेर पड़ा था बनीथ द ट्री, कि मेरा मेरा जो दुश्मन है वो मेरे ट्री के नीचे मरा पड़ा था, ढेर पड़ा था, उसकी डेथ हो गई थी। अब हम इसको जरा एनालाइज करते हैं कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। ए ए बी बी, तो एंड इनटू, यहां पे क्या है, इसके अंदर आयरनी है, और पूरी जो पोएम है एक बिब्लिकल मैसेज भी है इसके अंदर, बिब्लिकल मैसेज से लिया गया। वहां पे भी एप्पल ट्री का जिक्र है ना, कि जिसको वो एप्पल समझ रहे होते हैं, वो एप्पल नहीं होता, वो बेसिकली क्या होता है, वो पॉइजन होता है जो उनको वहां जन्नत से निकलवा देता है। तो इसको हम कह सकते हैं इट्स अ बिब्लिकल मैसेज एज वेल, बिकॉज दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम बिब्लिकल स्टोरी। Since William Blake, he was influenced from the Bible because he had taken this knowledge from her mother Catherine. She was having good knowledge of Bible, so he also got knowledge from priest as well. He joined some priest as well, but he had a different opinion from the biblical stories. He says that these are the mythology, and they have inserted themselves. There are some stories he does not accept. For example, the message of suppression he does not accept. He says that whenever you suppress somebody, you stop them to do some creativity. There should be some liberty, there should be liberty, fraternity, and freedom. But fraternity, liberty, and equality, he was fond of these things. आई होप कि ये यहाँ तक क्लियर है। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, उनको नोट कर लें, वो मैंने इसके अंदर से नोट की है। अच्छा जी, पहली चीज़ तो इसके अंदर है, ज़रा नोट करें। इसके अंदर एक चीज़ है, उसे कहते हैं राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम, सबसे पहले इसकी राइमिंग स्कीम नोट करें। राइमिंग स्कीम इसकी ए बी बी। उसके बाद इसके अंदर यूज हुआ है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या होता है? एक हगेलियन फिलॉसफी है, उसमें एक होता है थीसिस, उसके बाद उसका आता है एंटीथीसिस। मतलब आपने कोई बात की, हम दोनों ने डिस्कशन की, आपने बात की, मैंने उसके उल्ट कोई एंटीथीसिस दे दी बात, मैंने उसको रद्द कर दिया, रिफ्यूट कर दिया, और दोनों की कंसेंसस के बाद इसका कंक्लूजन निकला, उसे कहते हैं वैसे सिंथेसिस। ये फिलॉसफी में इस्तेमाल होता है। और ये सिंथेसिस जब ये रिफाइन बन जाता है, जो फिर जाके यहाँ पे थीसिस बन जाता है, फिर इसको कोई बंदा आता है, वो इसका एंटीथीसिस दे देता है, फिर सिंथेसिस निकलता है, सो एंड सो फोर्थ, ऐसे चलता रहता है। मतलब मेरा और आपका एक टॉपिक के ऊपर बैसना ये नहीं है कि हम लड़ते ही रहें। हमारा मतलब है कि हम दोनों डिस्कशन करके किसी एक नतीजे पर पहुंचे। फिलासफर इस तरह डिस्कशन करते। फिलासफर ये नहीं होता कि तू मुझे गालियां दे और मैं तुम्हें गालियां दूं। ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन नहीं होती। डिस्कशन ऐसी होती है कि मैं अपनी रेटरिक दूं, आर्गुमेंट दूं, रिटोरिक यूज करूं, आर्गुमेंट्स यूज करूं, और लॉजिकल वे से प्रूव और डिसअप्रूव करूं चीजों को। आप एक थीसिस स्टेटमेंट दें कि भाई मेरी ये है थीसिस, मैं उसको सॉलिड प्रूफ के साथ उसे उसका एंटीथीसिस देने में कामयाब होता हूं, तो फिर हम दोनों एक नतीजे पे पहुंचेंगे। तो वो इसलिए पहले एक देता है थीसिस, और उसके बाद उसका एंटीथीसिस देता है। उसका रिजल्ट नीचे देता है कि वो आउटस्ट्रेच्ड पड़ा हुआ था, कि जब मैंने सप्रेशन किया तो सप्रेशन से क्या बना, सप्रेशन से बंदे की डेथ हो गई। ये इतना खतरनाक है जिसको हम कुछ नहीं समझते, कि जब हम चीजों को दबाते हैं तो बहुत खतरनाक होके बाहर आती हैं। मतलब इसके अंदर एक थीसिस है, नोट कर लें, थीसिस वर्सेस एंटीथीसिस। एंटीथीसिस, थीसिस क्या उसने दिया है कि जब आप चीजों को सप्रेस करते हैं, सप्रेशन करते हैं, उसका रिजल्ट क्या आता है। पहले उसने थीसिस दिया कि भाई मैंने इस तरह दोस्त से नाराज था, एक्सप्रेस कर दिया, क्लियर हो गया। फिर उसका एंटीथीसिस आ गया कि जब मैंने नहीं किया तो मैंने उसकी जान ले ली। जब मैं नहीं करता तो फिर क्या होता है, ये एंटीथीसिस हो गया। और एंटीथीसिस का रिजल्ट नीचे निकला डेड पर्सन, कि उसका नतीजा, कंक्लूजन क्या निकला, उसका सिंथेसिस क्या निकला है, समझ आ गई होगी।
कि इसके अंदर थीसिस भी है, एंटीथीसिस भी है, Yes, sir. और लास्ट में सिंथेसिस भी है, जिसे कंक्लूजन कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं। सबसे पहले थीसिस, फिर एंटीथीसिस, और उसके बाद रिजल्ट, जिसको सिंथेसिस कहते हैं, सिंथेसिस। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो एक तो इसके अंदर ये है जी Yes, sir. चीज, अपोजिट कंसेप्ट बताया गया है। और एक और चीज है, ये दो, एक चीज होगी राइमिंग स्कीम, ठीक है, राइमिंग स्कीम ए ए बी बी। दूसरा थीसिस और एंटीथीसिस वाली बात है। तीसरा मेटाफर है इसके अंदर। मेटाफर नोट करें, मेटाफर क्या होता है? मेटाफर का मतलब ये होता है कि किसी चीज को आप हूबहू ही वैसा कह दें, मेटाफोरिक चीजों को। जैसे इसमें मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, अगर आप देखें एप्पल जो है वो मेटाफर किसका है? बिब्लिकल स्टोरी का। मेटाफोरिकल उसने इस्तेमाल किया। असल में ये क्या है, पॉइजन, पॉइजन ट्री, यानी ट्री जो है वो जहर नहीं है, वो तो कोई भी एप्पल का भी जहर होता है, लेकिन उसको क्या किया, मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया गया बिब्लिकल रेफरेंस के साथ। तो एप्पल जो है वो यहाँ पे क्या है, मेटाफर है। एप्पल, ये एप्पल किसके साथ रिलेट होता है? बिब्लिकल स्टोरी एडम ईव वाले एप्पल के साथ, एडम और ईव। अच्छा, ये हो गया। अब चौथा एक और चीज यूज करें, एनाफोरा देखें। एनाफोरा है कहीं इसमें? आप खुद फाइंड करें ताकि आपकी Yes, sir. एनाफोरा भी इसके अंदर मौजूद है। इधर नहीं है, वो पहला दूसरे में था। स्टैंजा जो हमने पढ़ा था उसके अंदर जो बार बार इस्तेमाल आई है, पहला स्टैंजा। उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, आई। आगे Yes, इसमें sir. जरा देखें, इंजेममेंट। एलिट्रेशन को एक एलिट्रेशन भी, इंजेममेंट का मतलब होता है, इंजेममेंट, बी साइलेंट है, इंजेममेंट। इंजेममेंट का मतलब होता है रन ऑन लाइन। एक लाइन से आपको जब समझ नहीं आती तो बाज़ औक़ात फिर राइटर एक लाइन की अगर सेंस अगली लाइन के अंदर पशीदा हो तो हम उसे कहते हैं रन ऑन लाइन। सेंस जो है वो ट्रेवल कर रही है एक से दूसरी में। जैसे आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड। अब आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड से पूरी बात समझ नहीं आती। आगे वो जब वो कहता है कि आई एक्सप्रेस माई रैथ एंड माई रैथ डिड एंड, वो अगले से समझ आ रही है, हम उसको कहेंगे एंजेममेंट भी इसके अंदर मौजूद है। अब इसको जितना मर्जी खोल लें, बस टेक्निक आती हो आपको, क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी इसमें आ जाएगी। अच्छा, अलूजन। अलूजन क्या है? अच्छा जी, अलूजन होता है कि किसी का इशारा दे के कोई बात, उर्दू में भी ये चीजें इस्तेमाल होती है जब आप उसे लिखते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। पास औक़ात हम अलूजन इस्तेमाल करते हैं, हवाले इस्तेमाल कर लेते हैं और पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। मिसाल के तौर पर मैं कह दूं कि यू आर अ स्नेक इन एडन। ईडन के अंदर स्नेक कौन था? शैतान ही था ना। तो पूरी स्टोरी आपके माइंड में आ जानी चाहिए। था। अगर इसी तरह डॉक्टर फास्टस के अंदर वो कहता है, वाज दैट द फेस दैट लॉन्च थाउजेंड ऑफ शिप एंड बर्न द टॉपलेस टावर ऑफ हीलियम, स्वीट हेलन मेक मी इमॉर्टल विद अ सिंगल किस। सो व्हाट ही इज यूजिंग, ही इज यूजिंग अलूजन फ्रॉम द रोमन ग्रीक्स। रोमन और ग्रीक्स की एक लड़ाई हुई थी, ट्राय और स्पार्टा कबीले की। हेलन एक बड़ी ब्यूटीफुल औरत होती है और उसको प्रिंस प्रियम, एक किंग होता है, उसका बेटा होता है, और वो उसको लेके हेक्टर, और उसका एक भाई होता है। उसका भाई जो है वो उसे भगा के ले जाता है। उसके वो हजारों शिप जो हैं वो ग्रीक लेकर आते हैं ट्राय कबीले को मारने के लिए, रोमन्स को मारने के लिए। तो उसने कहा कि क्या ये वही फेस है जिससे हजारों शिप लॉन्च कर दिए गए थे और लोग इतने मारे गए थे, बड़े बड़े रोमन के जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स थी, महल थे, उनको भी गिरा दिया गया था। तो ये एक रेफरेंस से पूरी स्टोरी मेरे माइंड में आ गई। अलूजन इसलिए इस्तेमाल करता है पोएट। तो एप्पल जो है वो इसके अंदर बिब्लिकल स्टोरी का एक अलूजन भी आप कह सकते हैं, मेटाफर भी है। आयरनी, आयरनी मैंने आपको बता दिया है कि कोई बंदा किसी को मारने जाए और वो खुद ही मर जाए। आया तो था कि मैं इसका एप्पल चुरा लूंगा और वो खुद ही मर गया। डाकू आए घर में मारने के लिए, लूटने के लिए, फ्रिज में पड़ा हुआ था, दूध पी लिया, दूध के अंदर कोई स्नेक था या कोई ऐसी वैसी चीज थी, जहर था, वो पी गए, सारे ढेर हो गए। आए थे लूटने, आयरनी क्या हुई, उनके साथ आयरनी हो गई। तो सम टाइम इस तरह की आयरनीज हो जाती है। लें जी, थीम क्या है इसके अंदर? एंगर मैनेजमेंट का थीम। इसके अंदर थीम कौन कौन से हैं? एक तो बिब्लिकल थीम है,
ठीक है। दूसरा एंगर मैनेजमेंट के एंगर को भाई मैनेजमेंट कर लें उसकी। आपको पता है कि मैं आपके सामने जो बैठा हूं ये एंगर मैनेजमेंट की वजह से बैठा हूं। मैं ऐसे ही किताबें, जैसे ये मेरी पीछे किताबें पढ़ी हैं, मैं ऐसे किताबें टेबल पे रख लेता, पढ़ता मैं नहीं था इतना। तो एक दफा मेरा कजन मेरे घर में आया, उसने कहा इसने कोई पढ़ना है। मुझे ऐसे गुस्सा आ गया, मैं उसके साथ लड़ गया। फिर मैं उस गुस्से को मैंने मैनेज कर लिया कि मैं इसे पास होके दिखाऊं। वो ऐसा गुस्सा आया कि बस एक के बाद दूसरी डिग्री, तीसरी डिग्री, और बात पीएचडी तक जा पहुंची। तो ये सब कुछ क्या है? एंगर मैनेजमेंट है। एंगर एक Anger management. एंगर की उसको चैनलाइज करें, उसको मैनेज करें, वो देखें आपको कहां लेके जाता है। अगर आपने उसे मैनेज ना किया, ये एक एनर्जी होती है। आई हैव एनर्जी, आई एम इन एंगर, आई हैव गॉट एनर्जी। I have a two option, either throw it to you or just manage it and use the same energy to make a beautiful jewel. उसी एनर्जी से कुछ बना लूं, ताकत तो मेरे पास है, उसको मैनेज करूं किसी तरीके से। क्योंकि जो एनर्जी आपके पास आ चुकी है वो एनर्जी इतनी खतरनाक है कि अगर आपने उससे चैनलाइज ना किया, उसको रिलीज ना किया किसी फॉर्म के अंदर, तो वो इन फ्यूचर वो कहीं ना कहीं बैठा रहेगा। आज साइंस इसलिए परेशान है कि माइंड यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, बॉडी के किस हिस्से में होता है। बाज का 10 साल पहले यहाँ पे चोट लगती है तो 10 साल के बाद यहाँ पे दर्द शुरू होने लग जाता है। आज से 15 साल पहले मेरे रिक्शा लगा था और मेरे इस टांग पे ना जब सर्दी आती है ना तो मुझे पेन महसूस होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी कोई ऐसा ब्रेन है कि जो टांगों पे भी चीजों को रिमेंबर करता है। फिजिकल मेमोरी उसे कहते हैं। सो ब्रेन इज एवरीवेयर, एवरी सेल। इंसान के जिस्म के हर सेल के अंदर ब्रेन है, उसका माइंड है। यू कैन रिसर्च, आप इसके बारे में रिसर्च करें, आपको एक नई डिमेंशन खुल जाएगी। यहां तक क्लियर है? Yes, sir.